आज हम जॉर्डन पीटरसन की किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ उसके हिंदी संस्करण के कुछ हिस्सों पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। अब देखिए, जब हम नियमों की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि कोई हमारी आज़ादी छीन रहा है। बिल्कुल एक तरह की पाबंदी लगती है। हाँ, लेकिन ये स्रोत कुछ और ही कहानी बताते हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि जिंदगी के कुछ सबसे मुश्किल सवालों से जूझने की एक कोशिश है। और सवाल यही उठता है ना कि आज की दुनिया में जहां हम सब अपनी मर्जी के मालिक बनना चाहते हैं, वहां हमें नियमों की जरूरत ही क्यों है? सही बात है। और अगर है भी तो ये नियम आएंगे कहाँ से? दिलचस्प बात यही है, पीटरसन कोई कोई नए नियम नहीं बना रहे हैं। वो तो बस दुनिया भर की जो पौराणिक कथाएं हैं, धर्म ग्रंथ है, हजारों साल पुरानी कहानियां, उनमें छिपे ज्ञान को आज के दौर के लिए समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। मतलब ये कि ये नियम कोई नई खोज नहीं है, बल्कि वो सबक हैं जो इंसान ने हजारों सालों में सीखे हैं। तो हमारी आज की पड़ताल का मिशन यही है कि ये प्राचीन विचार आज की उलझनों को सुलझाने में हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पीटरसन के सबसे बुनियादी आइडिया से कि हमारा पूरा अनुभव दो ताकतों से बना है। एक है व्यवस्था यानी ऑर्डर, और दूसरी है अराजकता यानी केओस। हाँ बिल्कुल। ऑर्डर वो दुनिया है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम समझते हैं। हमारा घर, हमारे दोस्त, हमारे काम का तरीका, समाज के नियम। हाँ, ये सब अनुमान के दायरे में है। यहाँ हम सुरक्षित महसूस करते हैं। और दूसरी तरफ है केओस, मतलब अराजकता। अराजकता। ये वो सब कुछ है जो अनजाना है, अप्रत्याशित है। जब अचानक कोई हादसा हो जाता है या कोई रिश्ता टूट जाता है, नौकरी चली जाती है। सही कहा, तब हम केओस में पहुंच जाते हैं। ये डरावना हो सकता है, पर यहीं पर नई चीजों की संभावना भी होती है। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं है कि ऑर्डर अच्छा है और केओस बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पीटरसन कहते हैं कि दोनों जरूरी हैं। जैसे ताओवाद का यिन और यांग का प्रतीक होता है ना, हाँ हाँ। एक के बिना दूसरा अधूरा है। बहुत ज्यादा ऑर्डर हो जाए तो जिंदगी में घुटन होने लगती है, सब कुछ स्थिर हो जाता है। और अगर बहुत ज्यादा केओस, तो डर और अनिश्चितता हावी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो जिंदगी का सही रास्ता इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारा दिमाग बना है। ये सिर्फ दर्शन की बात नहीं है, इसके पीछे गहरा न्यूरोसाइंस है। हाँ, और इसे समझने के लिए पीटरसन एक बहुत ही अजीब लेकिन दमदार उदाहरण देते हैं। केकड़ों का, लॉबस्टर्स का? हाँ, लॉबस्टर्स का। ये लॉबस्टर वाला उदाहरण तो बहुत मशहूर है। शुरू में सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि एक 3.5 करोड़ साल पुराने जीव से हम इंसान क्या सीख सकते हैं। सही बात है, पर इसके पीछे का जो विज्ञान है वो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसे? देखिए, लॉबस्टर्स में भी एक सामाजिक ढांचा होता है जिसे डोमिनेंस हायरार्की कहते हैं। मतलब कौन ऊपर है और कौन नीचे? हाँ, जब दो लॉबस्टर अपने इलाके के लिए लड़ते हैं तो जो जीतता है उसके दिमाग में सेरोटोनिन नाम का केमिकल बढ़ जाता है। अच्छा। इससे वो ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाता है, उसकी चाल ढाल बदल जाती है, वो तन कर चलता है। वहीं जो हारता है उसमें सेरोटोनिन कम हो जाता होगा। बिल्कुल, वो सहम जाता है, दुबुक कर रहता है और आगे लड़ने से कतराता है। और कमाल की बात यह है कि इंसानों में भी ठीक ऐसा ही होता है। हमारे दिमाग का एक बहुत पुराना हिस्सा, बिल्कुल वही हिस्सा जो शायद इन लॉबस्टर्स के दिमाग जितना ही पुराना है, वो लगातार हमारी सामाजिक हैसियत का अंदाजा लगाता रहता है। बिल्कुल। अगर हमें लगता है कि समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं है, लोग हमें महत्व नहीं देते, तो हमारा सेरोटोनिन लेवल गिर जाता है। और ये सेरोटोनिन सिर्फ आत्मविश्वास की बात नहीं है ना? नहीं, ये हमारी तनाव झेलने की क्षमता, हमारी खुशी महसूस करने की क्षमता, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। जब समाज में हमारी जगह अनिश्चित होती है या हम खुद को सबसे नीचे महसूस करते हैं, तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम एक तरह से हाई अलर्ट पर चला जाता है। तो फिर छोटी छोटी बातों पर ज्यादा गुस्सा आता है, हम ज्यादा दुखी रहते हैं। हाँ, शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर ये बहुत थका देने वाला होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी खुशी या गम सिर्फ हमारे अंदर की बात नहीं है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि दुनिया हमें कैसे देखती है और हम दुनिया में अपनी जगह कैसे बनाते हैं। और यहीं से पीटरसन का पहला नियम आता है, कंधे तान कर सीधे खड़े हो। हाँ, और ये सिर्फ एक पोस्चर बदलने की सलाह नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, ये एक आध्यात्मिक निर्देश है, कह सकते हैं। कंधे तानकर सीधे खड़े होने का मतलब है कि आप जिंदगी की मुश्किलों और जिम्मेदारियों को अपनी मर्जी से स्वीकार कर रहे हैं। ये दुनिया को एक सिग्नल देने जैसा है कि आप तैयार हैं,
हाँ, आप कह रहे हैं हाँ जिंदगी मुश्किल है, इसमें दुख तकलीफ है, लेकिन मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। ये जो मौकफ है, ये अराजकता का सामना करने और व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी लेने का प्रतीक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग भी आपको एक जीतने वाले की तरह देखने लगता है। बिल्कुल, और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सीधे खड़े होना बाहरी दुनिया का सामना करने के बारे में है, लेकिन पीटरसन का एक और तर्क है कि सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारे अंदर ही होती है। हाँ, खासकर जब हम खुद को ही नापसंद करने लगते हैं। और यहीं पर वो एक अजीब सा विरोधाभास बताते हैं कि लोग अक्सर अपने पालतू जानवरों का ध्यान खुद से बेहतर रखते हैं। हाँ, ऐसा क्यों है? ये तो बहुत अजीब बात है। ये एक बहुत गहरा सवाल है, और पीटरसन इसे समझाने के लिए बाइबल की उत्पत्ति यानी जेनेसिस की कहानी का सहारा लेते हैं। आदम और हव्वा की कहानी? हाँ, वो कहानी असल में इंसान के अंदर आत्मचेतना मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस के जन्म की कहानी है। अच्छा। जैसे ही वो ज्ञान के वृक्ष का फल खाते हैं, उन्हें अपनी नग्नता, अपनी कमजोरियों और अपनी मौत का एहसास होता है। और सबसे जरूरी बात, उन्हें अपनी खामियों और बुराई करने की अपनी क्षमता का पता चलता है ना? बिल्कुल, वो समझते हैं कि वो झूठ बोल सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वाह, मतलब हम खुद को अपनी खामियों की वजह से सजा देते हैं, और जानवरों की जो मासूमियत है वो हमें याद दिलाती है कि हम क्या खो चुके हैं। सही पकड़ा। हमें पता है कि हमारे अंदर कितनी बुराई और कमियां हैं, इसलिए हम खुद को प्यार या देखभाल के लायक ही नहीं समझते। ये तो बहुत गहरा मनोविज्ञान है। हाँ, हम अपने पालतू जानवर की मासूमियत में वो चीज देखते हैं जो हमने खो दी है। वो सिर्फ वही है जो वो है, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि वो देखभाल का हकदार है। और शायद हम नहीं हैं। शो में एक बहुत ही मार्मिक लाइन है, आपका सीधा साधा मासूम पालतू कुत्ता वो भी आपसे कहीं अधिक योग्य है। ये उस अंदरूनी आलोचक की आवाज है जो हम सबको परेशान करती है। ये तो इंसानियत के बारे में एक बहुत ही एक तरह से निराशाजनक सोच लगती है। अगर हम अपनी कमियों की वजह से खुद से इतनी नफरत कर सकते हैं, तो इसका समाधान क्या है? समाधान नियम नंबर 2 में है। खुद के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं जिसकी मदद करने की जिम्मेदारी आपकी है। मतलब? इसका मतलब यह है कि हमें खुद को सिर्फ अपनी कमियों के आईने में नहीं देखना चाहिए। हमें ये मानना होगा कि हर इंसान के अंदर, चाहे वो कितना भी इम्परफेक्ट क्यों ना हो, दिव्यता की एक किरण है, चेतना की एक चिंगारी है जो अराजकता से व्यवस्था बना सकती है। बिल्कुल। इस दिव्य चिंगारी का सम्मान करना और उसकी देखभाल करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, भले ही हम अपनी खामियों को जानते हों। जैसे आप किसी बीमार दोस्त या बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही खुद का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, ये जिम्मेदारी वाली बात बहुत अहम है। लेकिन क्या होता है जब जिंदगी ही अन्यायपूर्ण लगने लगे, जब दुख और पीड़ा का कोई मतलब समझ ना आए? ये एक और खतरनाक भावना को जन्म देता है जिसके बारे में पीटरसन बहुत चेतावनी देते हैं, आक्रोश यानी रिजेंटमेंट। हाँ, और इसे समझाने के लिए वो केन और एबल की कहानी का इस्तेमाल करते हैं, जो मानव इतिहास की पहली हत्या की कहानी है। हाँ। कहानी में दोनों भाई भगवान को बलि चढ़ाते हैं। भगवान एबल की बलि स्वीकार कर लेता है, लेकिन केन की नहीं। और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। बिल्कुल। अब यहाँ केन के पास 2 रास्ते थे। वो सोच सकता था, मुझ में क्या कमी रह गई, मुझे खुद को कैसे बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन उसने ये रास्ता नहीं चुना। उसने दूसरा रास्ता चुना। वो कड़वाहट और आक्रोश से भर गया। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, कि ये दुनिया ही खराब है। अपनी पीड़ा का सामना करने और खुद को सुधारने के बजाय उसने बदला लेने का फैसला किया। पर किससे? भगवान से? हाँ, लेकिन वो भगवान को सीधे चोट तो पहुंचा नहीं सकता था, तो उसने उस चीज पर हमला किया जिसे भगवान पसंद करता था, यानी उसका अपना आदर्श भाई एबल। उसने एबल की हत्या कर दी। हाँ, ये इस बात का एक शक्तिशाली रूपक है कि जब हम आक्रोश से भर जाते हैं तो हम अच्छाई और आदर्शों से ही नफरत करने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं, अगर दुनिया इतनी ही अन्यायपूर्ण है तो इसे बर्बाद ही कर देना चाहिए। और ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये मानसिकता आज भी जिंदा है। किताब में कोलंबाइन स्कूल के हत्यारों का जिक्र है। हाँ, उनकी डायरी से पता चलता है कि वो दुनिया से, समाज से और उन लोगों से नफरत करते थे जो उनसे ज्यादा सफल या खुश थे। उनका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, बल्कि अच्छाई और मासूमियत को ही नष्ट करना था। यही आक्रोश का अंतिम तर्क है। ये एक बहुत ही खतरनाक रास्ता है जो नरसंहार और व्यक्तिगत विनाश की ओर ले जाता है। तो सवाल उठता है कि अगर जिंदगी में दुख तकलीफ तो आनी ही है और आक्रोश एक जानलेवा जाल है,
तो सही रास्ता क्या है? इसका जवाब पीटरसन के एक और नियम में है। वो करो जो सार्थक हो, न कि वो जो सुविधाजनक हो। Pursue what is meaningful, not what is expedient. हाँ, इसमें क्या फर्क है सार्थक और सुविधाजनक में? सुविधाजनक रास्ता है झूठ बोलना, धोखा देना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। शॉर्ट टर्म में ये आसान लगता है, लेकिन सार्थकता का रास्ता है जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का सामना करना, अपनी पीड़ा को स्वीकार करना और फिर भी कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करना। सच बोलना भले ही वो मुश्किल हो। वो इसी का एक हिस्सा है। जैसे अलेक्जेंडर सोल्जनिसिन का उदाहरण दिया गया है। हाँ, जब उन्हें सोवियत गुलाग में कैद किया गया तो उनके पास आक्रोश से भरने की हर वजह थी। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा को दुनिया के खिलाफ हथियार नहीं बनाया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने उसे सच को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने झूठ पर टिके एक पूरे सिस्टम की सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। और ये कोई आसान रास्ता नहीं था। सच बोलना खतरनाक था। बहुत खतरनाक था, लेकिन इसी ने उनकी पीड़ा को एक मतलब दिया। सार्थकता का मतलब खुशी ढूंढना नहीं है, इसका मतलब है जिम्मेदारी उठाना। जब आप सबसे मुश्किल हालात में भी सच बोलने और सही काम करने का फैसला करते हैं तो आपको एक ऐसी ताकत मिलती है जो दुख और तकलीफ से भी बड़ी होती है। बिल्कुल। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल उठता है, अगर हमें खुद को बेहतर बनाना है तो उसका पैमाना क्या हो? हम अपनी तुलना किससे करें? क्योंकि आज की सोशल मीडिया की दुनिया में हम लगातार दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं और ये हमें आसानी से आक्रोश के जाल में फंसा सकता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आज की डिजिटल दुनिया में आपको हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपसे ज्यादा अमीर है, ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सफल है। हाँ, स्रोत में कहा गया है, आप एक अच्छे गिटार वादक हो सकते हैं पर आप जिमी पेज नहीं हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। किसी भी चीज में दुनिया में नंबर 1 होना लगभग असंभव है, और जब आप लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो आप हमेशा खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे। और ये भावना सीधे आक्रोश की ओर ले जाती है। बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? क्या हम अपनी तरक्की को मापना ही छोड़ दें? नहीं, समाधान है तुलना का पैमाना बदलना। और यहीं पर नियम नंबर 4 आता है। अपनी तुलना आज के दूसरों से करने के बजाय अपनी तुलना कल के खुद से करें। अपनी तुलना कल के खुद से करें। हाँ, एकमात्र सार्थक तुलना यही है। सवाल ये नहीं है कि क्या आप अपने पड़ोसी से बेहतर हैं, सवाल ये है क्या आप आज कल के मुकाबले थोड़े बेहतर हैं। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन शायद सबसे मुश्किल यही है। ये मुश्किल है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो काम करता है। क्या आपने आज कुछ नया सीखा? क्या आपने अपनी किसी छोटी सी बुरी आदत को सुधारा? क्या आपने कोई ऐसा काम किया जिसे आप टाल रहे थे? ये छोटी छोटी जीत हैं। हाँ, ये छोटी छोटी जीत है। जब आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अचानक पाते हैं कि आप एक ऐसे खेल में हैं जिसे आप जीत सकते हैं हर दिन। और इससे जो आत्मविश्वास और सार्थकता मिलती है वो किसी और की सफलता को देखकर जलने से कहीं ज्यादा टिकाऊ होती है। और ये आपको उस आक्रोश के जाल से बचाता है जो लगातार दूसरों को देखने से पैदा होता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो पीटरसन की दुनिया में नियम हमारी आजादी के दुश्मन नहीं है। नहीं, वो जिंदगी की अराजकता के समुद्र में रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस की तरह हैं। वो हमें जिम्मेदारी लेना, सच बोलना और अपनी तुलना खुद से करना सिखाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ खुश रहने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जो कठिनाइयों का सामना कर सके और फिर भी सार्थक बना रहे। ये पीड़ा को खत्म करने के बारे में नहीं है, क्योंकि वो असंभव है। ये उसे स्वेच्छा से उठाने और उसे किसी बेहतर चीज में बदलने के बारे में है। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर जीवन का लक्ष्य केवल दूसरों से बेहतर होना नहीं, बल्कि कल के अपने आप से बेहतर होना है, तो फिर सफलता का असली पैमाना क्या है? और ये नया पैमाना हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों को कैसे बदल सकता है? क्या ये हमें एक दूसरे से कम प्रतियोगी और ज्यादा सहयोगी बना सकता है? सोचने वाली बात है।